नमस्कार। जनसंग्राम के नए पर्व में आप सभी वर्धावासियों का, जनता का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और सर्वप्रथम 1957 से जनसंग्राम आप सभी के आशीर्वादों से कार्य करते आ रहा है। समाज की जो भी सामाजिक गतिविधियां हो, राजनीतिक हो, बाकी सारी छोटी मोटी घटनाएं हो, ये सारी चीजों को लेकर जनसंग्राम आज तक आपके पास पहुंचा है। आगे भी ये सारी चीजें चले, पर दौर के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डिजिटलाइजेशन की ओर जमाना बढ़ रहा है और ये जमाने को देखकर जनसंग्राम को भी डिजिटल होना बेहद जरूरी है। और यही सारी चीजों के अंदर हमारी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रेम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेम के बीच जब भी हम लोग सामाजिक चीजों के बारे में सोचते हैं, कई पैमाने पर हमारे सोच में एक गुनाह, क्राइम या कुछ अवैध सारी चीजें जो चलती है उसकी एक इमेज ठहरी जाती है। और ये इमेज को देख करके हम लोग जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जेल की प्रतिकृति हमारे सभी के दिमाग विवश में आ जाती है। आखिर ये जेल है क्या? जेल आखिर किसको जाना पड़ता है और आखिर जेल के अंदर की जीवन क्या शैली क्या होती है, ये हमको समझना बेहद जरूरी है। क्या सच में जेल ये एक बहुत डरावना मंजर है? क्या ये जेल कुछ लोगों की ओर से माना जाता है कि ये एक आलीशान जगह है जहां पर अंदर जाने के बाद में भी सारी सुविधाओं के साथ में जिया जा सकता है? आखिर जेल है क्या? जेल के अंदर में कौन से इंसान के लिए कैसे सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें की ओर एक क्रम बढ़ाने के लिए जनसंग्राम ने आज एक पहल की है। और ये पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हमारे साथी साहिल जी परियाल आज हमारे साथ है, जिन्होंने जेल को बेहद अच्छे तरीके से देखा है और उन्होंने बहुत सारी चीजें समझी है। जिन्होंने अंदर जाने के बाद भी जेल को जिस तरीके से देखना चाहिए उसी तरीके से देखा। अंदर जाने के बाद में भी कुछ सामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व दोनों को एकजुट मिलन करके वहां पर भी कुछ अच्छाई प्रोवाइड करने की कोशिश की। एग्जैक्टली जेल क्या है, आइए हम सभी जेल क्या है ये समझने के लिए साहिल जी से एक बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका साहिल जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जनसंग्राम में। धन्यवाद। और ये चर्चा में हम लोग आपसे जो भी चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग की चर्चा के भीतर में बहुत सारी चीजें होगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये सवाल सबसे पहला तो ये है कि एग्जैक्टली बहुत जन मानते हैं कि एक डरावना मंजर होता है जेल के अंदर में, तो ये डरावना मंजर वाकई होता है? और आप इस जेल की प्रवेश द्वार में कैसे गए? प्रवेश द्वार में जाने का ऐसा समय आया कि कुछ पुराने विवाद जो मेरे मित्रों के थे, जिनमें मैं साथ रह चुका था उनके, तो वो विवाद कुछ अलग मोड़ पर जाकर दुश्मनी जैसा हो गया था। तो उस समय पर हम किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, किसी मित्र का प्रसादी भोज रखा गया था, हम वहाँ जा रहे थे। तो उस समय पर पुराने दुश्मनों से टकराव होते हुए हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। उस समय पर हम 2 लोग थे और वो संख्या में ज़्यादा थे कुछ लोग। तो वो विवाद होने के चलते ऐसा हुआ कि अब हमारा धर्म भी ये सिखाता है कि आत्मरक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाने चाहिए। यह नहीं सिखाता कि हम किसी को पहले ही मारे या ये करें। क्रूर नहीं है हमारा धर्म, पर आत्मरक्षा की जब बारी आती है तो हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था पूर्व उठाना पड़ते हैं शस्त्र। तो उसी के चलते 4 जनवरी के दिन ये हमारा विवाद हुआ था। फिर उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर भी हुई है 324 मारपीट की। तो उसके बाद में 3 दिन का हमें कुछ पीसीआर मिला था। फिर उसके बाद पीसीआर हुआ हमारा, जो भी पुलिस कस्टडी से जो भी चीज़ें पूछी जाती है प्रशासन द्वारा, उनके जो प्रश्न रहते हैं वो सभी प्रश्नों का पूर्णतः ये हुआ और माननीय न्यायाधीश द्वारा हमें एमसीआर मिला। यह 7 जनवरी का दिन था, मंगलवार। और जेल की भीतर जाने से पहले जो एक मन में डर था वो गेट तक कर और बढ़ते जा रहा था कि अंदर कैसा रहेगा। जैसे तरह तरह की बातें हम पहले से सुन चुके थे
कि अंदर में भी ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं, अंदर में भी बाकी सब चीज़ें जो गतिविधियाँ चलती है, जैसे देखते हैं हम बड़ी बड़ी जेल्स के वीडियो वायरल होते हैं कि अंदर में गैंग वॉर चलते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें एक दिमाग में चलते हुए एक वो चीज़ें हाईलाइट होते जा रही थी, और बाकी सब चीज़ें कि अंदर में जाने के बाद और क्या होगा। फिर हम करते गेट पर एंट्री, शाम के 6:30 पौने 7 बजे का समय रहता है। एंट्री करने के बाद में सामने गेट पर आने के बाद में जो जानकारी पूछते हैं अंदर एंट्री करने पर, जानकारी देकर हमारी पूरी चेकिंग होती है, जिसमें निर्वस्त्र किया जाता है और पूरा चेक करते हैं कि हम साथ अंदर कुछ लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं, जिसमें सेफ्टी को लेकर यह तक कि यह है कि हम साथ में जो हमारे जैसे हाफ पैंट्स होते हैं, लोअर होते हैं, जो भी हम पहनते हैं नाइट में, तो उसमें जो नाड़े होते हैं वो भी हम लेकर नहीं जा सकते साथ में अंदर, वो सब बाहर ही हमें वो निकाल कर दे देते हैं। वो लेकर जाने के बाद में जब शाम का समय हो जाता है तो आफ्टर बैरक में डालते हैं। आफ्टर बैरक रहता है 3 नंबर का, ऐसे अलग अलग टोटल 9 बैरक है। 9 बैरक्स में से कुछ महिलाओं के लिए है और कुछ पुरुषों के लिए है। तो आफ्टर बैरक में 3 नंबर में हमें रखा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे बैरक समूह मिलती है। फिर उसी दिन जिस दिन बैरक मिलने वाली रहती है, तो आफ्टर होने के दूसरे दिन मुलायजा होता है, जिसमें पूरी शेविंग, नीट एंड क्लीन पूरा रखने के लिए शेविंग होती है हमारी। हेयर कट एकदम स्मॉल मिलिट्री कट टाइप वैसी होती है। और फिर उसके बाद में जब मुलायजा होता है तो उस समय पे भी निर्वस्त्र किया जाता है। तो जेल में एक कहावत है कि जब भी जेल के अंदर आओ तो शर्म को गेट पर ही छोड़कर आ जाओ, क्योंकि शर्म तुमने गेट पर उसी समय छोड़ दी जब तुम्हें निर्वस्त्र किया गया था। फिर बाकी तुम्हें जो अपना अंदर में बाकी सब भी क्रिमिनल्स रहते हैं, कुछ जैसे व्यवस्थापूर्ण आ जाते हैं, किसी को कोई फंस जाता है क्राइम में, बाकी सब अंडर ट्रायल्स रहते हैं जिन्हें सजा मिली है। वो तो अब न्यायाधीश के ऊपर कोई बोल नहीं सकता है कि उन्हें सजा क्यों मिली है, जो भी मिली उनके चलते हैं। बाकी जो अंडर ट्रायल्स होते हैं तो कुछ निर्दोष भी होते हैं उसमें, और कुछ दोषी भी होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो क्रिमिनल है। ये सब सोच बाहर तक की थी, पर जब हम अंदर गए तो अंदर का जैसा वातावरण था, तो पहला दिन बहुत यादगार रहा हमारा शाम का। प्रवेश के बाद जो डर का मंजर आपके चेहरे पे था और जो आप सोच रहे थे, ये सारी चीजों के बाद प्रथम दिवस आपका कैसा रहा? प्रथम दिवस ऐसा था जैसे 7 जनवरी को हमारा MCR हुआ। जेल पास होने के दूसरे दिन बैरक्स जैसे देते हैं, तो दोपहर के समय कि जब बंदी खुलती है 3 से 3:15 के समय पर, तो उस समय पर हमें बैरक मिलते हैं। तो मुझे 8 नंबर बैरक मिला, और साथ में जो मेरा था एक नंबरकारी जो जिन्हें बनाकर भेजते हैं, तो उसे 7 नंबर मिला था। तो 8 नंबर बैरक कुछ परिचित चेहरे दिखे जैसे शहर से रहते हैं। और जैसे ही वहाँ पर हमारी एंट्री हुई तो साथ में जैसे वार्डर रहते हैं, वो हमें हमारी जगह बता देते हैं, कहाँ हमें बैठना है, कहाँ हमें लेटना है। हमारा हमें जेल की ओर से, प्रशासन की ओर से एक चटाई मिलती है और एक चद्दर मिलता है ओढ़ने के लिए। फिर बाकी तकिया तो हम अपने कपड़ों का फिर बनाकर हमें रखना पड़ता है। तो वो हुआ। जगह मिलने के बाद में फिर वहाँ पर कुछ पहले ही एंट्री और पहले ही समय पर कुछ नामचीन लोग मिल गए। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं कैमरे के सामने, पर जैसे हमारी किसी गैंगस्टर के प्रति जैसी सोच होती है, तो उसके बिल्कुल वो अपोजिट मिले हमें। तो सही तरीके से उनका जिस हिसाब से मेरे प्रति बिहेवियर रहा, मेरे साथ में जिस प्रकार से रहे वो लोग, तो एक मित्रता कह सकते हैं हमें कि उस समय की हो गई थी। जैसे जाते से पहले ही जब बंदी खुलती तो हमें वहाँ पर कैरम मिलता है खेलने के लिए, कैरम और चेस हमें देते हैं खेलने के लिए। तो वहाँ पर कैरम खेल रहे थे वो समय पर, फिर उनसे बैठकर परिचय हुआ, मैंने भी उनके साथ कैरम खेला। फिर धीरे धीरे जैसे फिर शाम 4:45 बजे बंदी हो जाती है। फिर वो बंदी खुलती है दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे। वो होने के बाद में फिर ऐसे ही सब हम ग्रुप बनाकर बैठे थे। बैठने के बाद में चर्चा हुई। विषय ज़्यादातर जैसे अब मेरा पहले से जो रहा है, तो अधिकतर मेरा हिंदुत्व की ओर में ज़्यादा मोड़ रहा है। तो उसी के विषय पर मेरे जैसी समान मानसिकता रखने वाले कुछ मित्र मिल गए मुझे। तो उसी विषय पर 2-2, 3-3 घंटे हमारे सत्र चले करते थे, जो पता नहीं चलता था समय के साथ।
तो वो होने के बाद हमने पहले दिन जैसे हमारा बंदी हो गई, उसके 2 घंटे बाद हमने शुरू किया सत्र। फिर 7 बजे के समय पर जैसे भोजन होता है 7 बजे, उसके बाद में हमने सत्र शुरू किया। तो ऐसे ही परिचय हुआ उनसे, मेरा परिचय हुआ, उन्होंने पूछा मुझे कि मेरा कैसे आना हुआ है, ऐसे वगैरह सब। वो होने के बाद में फिर धीरे धीरे सब पता चला कि वहाँ पर मंदिर भी रहता है। तो धर्म के प्रति रुचि रहते हुए तो पहले से ये था कि मैं चाहता था कि मैं वहाँ पर जाने के बाद में कि मेरा समय जितना भी जाए वहाँ पर, अब तो भगवान के ऊपर था कि मैं कब निकलूँ कब नहीं निकलूँ, जितना भी समय जाए मेरा तो वो व्यर्थ ना जाए, जितना हो सके मैं धर्म के प्रति मेरा ज्ञान और बढ़ा सकूँ। तो उस विषय में मैंने धीरे धीरे जब बातचीत करके फिर पहले ही दिन से उस मंदिर में जाके मैंने हनुमान चालीसा पाठ जो भी मुझे आता था, और वहाँ पे कुछ किताबें धार्मिक ग्रंथ हम रख सकते हैं साथ में, अपने कुछ भी किताबें भी रख सकते हैं हमारी जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ थे वहाँ पे, हनुमान चालीसा थे, बगलामुखी चालीसा थी, भगवत गीता थी, श्रीमद् भगवत गीता थी। तो वो उसकी शुरुआत मैंने वहाँ से कर दी थी। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं मेरे डेली रूटीन में ही था ऐसे। फिर वहाँ से भी मैंने शुरुआत कर ली, साथ में कुछ और 4-5 दोस्तों को लेकर बैठता था। धीरे धीरे फिर और वहाँ पर रहने के बाद में सात्विकता बढ़ती है इंसान की, क्योंकि भोजन से ही हमारी प्रवृत्ति का ये होता है। तो वहाँ पर रहने पर सात्विक भोजन मिलता है। एक इंसान के भत्ते में 3 रोटी आती है, एक बंदी के, और कैदियों को 4 रोटी मिलती है। कैदी और बंदी में फ़र्क ऐसा है कि जो जिन्हें सज़ा लग जाती है उन्हें कैदी कहते हैं, और जो अंडर ट्रायल रहते हैं उन्हें बंदी कहते हैं। तो उन्हें उस हिसाब से उनका भत्ता मिलता है, सात्विक आहार होता है और सादी सब चीज़ें मिलती है। तो ऐसा लगता है, फिर एक बात का अनुभव हुआ मुझे कि जैसे हम यहाँ पर जो रहकर अधिक जो भोजन करते हैं उसके चलते हमारे अंदर में रजोगुण जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। वहाँ पर रहकर जो हम सात्विक आहार लेते हैं तो उसके परिणाम, अच्छे परिणाम ऐसे देखने मिले कि मन में अच्छे विचार आते हैं वहाँ पर, सबकी प्रवृत्ति के हिसाब से। साहिल जी, आपने जैसे बोला कि बंदी और कैदी में अंतर होता है, हाँ। तो आप क्या समझ कर अंदर गए थे? आपको क्या बोला जाता था? आप बंदी थे या कैदी थे? ऑब्वियसली हम तो बंदी ही थे, और भी बंदी ऐसे, जैसे हम तो शुरुआती समय से थे, और भी बंदी आज भी 8-9 साल से अंडर ट्रायल है। कुछ मित्र बने थे हमारे ऐसे, जिन्होंने रखा, छोटे भाई जैसा ही रखा, उनकी प्रवृत्ति जो भी हो और वो उनका व्यक्तिगत विषय। पर मेरे साथ जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा, तो उन्होंने जैसे जिस प्रकार से कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे जेल का डिसिप्लिन क्या है और यहाँ पर बाकी सब चीज़ें रहती क्या है, कि जैसे जेल में एक वार्डर रहता है, वार्डर बनाया जाता है जो कैदी रहते हैं जिन्हें सज़ा लगती है। और वैसे ही हमारे साथ में एक कैदी ऐसे थे जो नागपुर से आए हुए थे, नागपुर से उन्हें सज़ा लगी थी, नागपुर का उनका क्राइम था। तो हमारे बैरक के इंचार्ज थे, बैरक इंचार्ज थे। तो उन्हीं के बारे में जैसे बाकी सब चीज़ें डिसिप्लिन रहती है कि किस प्रकार से उठना, कैसे रहना। वहाँ पर जैसे हम बिस्तर रखते हैं अपना, तो बिस्तर रखने के लिए भी जैसे अब कुछ जैसे रहते भाई लोग बोलते हैं कि अब बताते हैं कि जेल में बाकी सब अपने चेले चपाटों को पाल के रखने जैसे सीन रहते हैं, उस प्रकार के सीन देखने नहीं मिले यहाँ पर इस जेल में। तो ऐसा बाकी जेल्स में होता होगा तो पता नहीं, इस जेल में सभी अपने डिसिप्लिन में रहे हैं। बाकी सुबह जैसे ही बंदी खुलती है तो उस समय पर उठकर अपना बिस्तर खुद ने फोल्ड करना, डिसिप्लिन से रहना। फिर जो भी रहते तो प्रशासन द्वारा अंदर में भी जैसे जो झाड़ू करते हैं, स्वच्छता भी जो काम करते तो उन्हें कुछ 5 या 10 रुपए प्रति रोज उनके मिलता है, उन्हें पगार रूप में एक मिलता है, उन्हें वेतन मिलता है उतना। जो बंदी होते हैं उन्हें भी ऐसे देखा जाए तो कैदी को भी मिलता है। ऐसे कैदियों का फिक्स रहता है कि जैसे वो बाहर कमान में जाते हैं, बाहर कमान में जाते हैं खेती करने के लिए, जो भी जेल प्रशासन के अंडर में आती है चीज़ें वो करवा के उनका उस हिसाब से एक वेतन वो फिक्स करते हैं और उतना वेतन उन्हें दिया जाता है। तो जैसे आप बोल रहे हो कि डिसिप्लिन की आपने बात की साहिल, हाँ। तो वास्तविकता में डिसिप्लिन को बोला जाता है, जो हमने सुना है, हाँ। कि एक जेलर होता है वो भी मारता है या सारी चीजें अलग अलग तरीके की पनिशमेंट होती है। हाँ। वास्तविकता में क्या जेल के अंदर में ऐसा होता है या दिनचर्या एग्जैक्टली कैसे होती है वहां पर?
दिनचर्या ऐसी होती है कि जैसे शुरुआत 6:30 बजे बंदी खुलती है। बंदी खुलने के बाद में अंदर 3 से 4 पुलिस इंचार्ज आते हैं, जिन्हें बाबा बाबा उन्हें ऐसा कहते हैं। पुराने समय से ये शब्द चलते आ रहा है, बाबा कह के उनके पुकारते हैं ऐसे। तो वो गिनती करने के लिए आते हैं। तो उस समय पर हमें अपना बिस्तर उठाकर रखना पड़ता है और लाइन में गिनती में ऐसे जोड़ी के हिसाब से बैठना पड़ता है कि जैसे फिर वो जोड़ी के हिसाब से गिनती करते हैं। टोटल जैसे मैं इस समय पर था तो हाईली टोटल 98 96 ऐसी चलती थी, फिर कम ज़्यादा होते रहते थे। तो जैसे 96 की टोटल है अंदर में, तो 48 वो पेयर गिनेंगे। 48 पेयर गिन के फिर वो जेल जो इंचार्ज, जो अपने बैरक इंचार्ज रहते हैं, उनसे कंफर्म करते हैं, खड़े रहते हैं वो, और कंफर्म करने के बाद में वो चले जाते हैं। फिर उससे 10 मिनट बाद बंदी खुलती है। तो फिर जिसमें बंदी खुलने से पहले भी अगर आप चाहो तो अंदर में ब्रश कर सकते हो। एक ऐसे टाका रहता है और वॉशरूम ऐसे खुले, जो भी आपको शौच करना है ये सारी चीजें खुले में होती है? खुले में होती है। खुले में इन द सेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि घुटने जितनी आपकी एक बॉर्डर दीवार रहती है, बाकी ऐसा कोई पर्दा नहीं है वहाँ पर, या ऐसी कोई आड़ नहीं है कि जिसका आप सहारा लेकर बाकी आप जो भी आपका ये करो, मल त्याग कर सको या जो भी चीज़ें आप वो कर सको। वहाँ सेपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपने शायद कहा कि जेल के अंदर जाने के पहले आपको शर्म गेट पर छोड़कर आनी पड़ती है। तो ऐसा अनुभव है। फिर उसके साथ में जैसे बंदी खुलती है तो सुबह सबसे पहले चाय मिलती है हमें। चाय लेने के लिए जैसे अब हंडी एक पैटर्न चलता है अंदर में, तो हाँ हंडी पैटर्न चलता है। हंडी में एक ग्रुप वाइज, मतलब कि एक भत्ता लेने के लिए जो भी आप आपके साथ में रहने वाले लड़के, जैसे हमारे हंडी में तो हमें सब सहकार्य करने वाले लड़के मिले हैं। कुछ बेचारे गोर गरीब जो फंस चुके थे किसी परिस्थिति को लेकर, तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों का मतलब सुविधाओं का उपभोग करवाया हमें। जैसे कि कभी लाइन में मतलब भत्ता लेने के लिए, जैसे हम खुद से होने का बहुत भी बार बोले, पर उन्होंने खुद से करवा दिया एक मित्रता के चलते। ऐसा नहीं कि अंडर प्रेशर की हमने जिस प्रकार से सोचे थे कि चेले बनाएंगे इनको अपना दबाव दिखाकर, धौस दिखाकर, उस प्रकार से नहीं। उनसे एक बातचीत करते जैसे हर व्यक्ति से एक लगाव हो जाता है किसी जानकारी को लेकर। जैसे आपका और मेरा मत अगर समान होगा तो उससे जिस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा करते समय अगर ये रहा तो एक अलग लगाव हो सकता है, हो जाता है बहुत सी बार। तो उस प्रकार से उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शुरुआत में जैसे चाय लेने के लिए साथ वाले वो लेकर आ जाते थे। चाय के बाद में हमें साथ में ही नाश्ता मिलता है। तो नाश्ते में अल्टरनेट चलता है नाश्ता, जैसे कभी पोहा मिलता है, पोहे के साथ में फिर उपमा मिलता है, और गुरुवार और रविवार के दिन हमें हलवा मिलता है, आटे से बना हुआ रहता है वो। और साथ में फिर वो होने के बाद में दूध मिलता है। तो दूध का प्रयोग हम इस प्रकार करते थे कि हम उसका दही बनाते थे अंदर में। आप स्वयं बनाते थे? मुझे तो नहीं आता था, मैं जानकार नहीं था, कैमरे के सामने इतनी फेंक कर मतलब नहीं है। तो साथ में जो लोग थे उनका समय काफ़ी हो चुका था, 3 साल, कोई 4 साल। तो अंदर में सुविधा कैसे करना किस चीज़ की, तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत सीख चुके थे। तो वो दूध फाड़कर जो पानी बनाते थे, तो दूसरे दिन वही वो दूसरा दूध फाड़ने के लिए, दही बनाने के लिए उससे प्रयोग में लाते थे। तो कुछ समय हम जैसे जिस दिन हलवा रहा तो उस दिन हम दूध और हलवा खाते थे साथ में, पर बाकी समय हम दही बनाकर रखते थे। और फिर ऐसे कैंटीन लगती है कि जैसे अंदर से हम कच्चा सामान खरीद सकते हैं। अच्छा। कच्चा सामान में हमें जैसे अंबारी होती है, मैगी मसाला, ये सब चीज़ें जो रहती है हमें, कि हम सब्जी जिस प्रकार से मिलती है तो हम उसे कुछ बनाकर अच्छे से मिक्स करके हम खा सकते हैं। बिस्किट पैकेट हो गए, दूध की व्यवस्था है प्रशासन द्वारा कि हम दूध की चंदी लगा सकते हैं, वहाँ पर पैकेट मिलता है ऐसे आधा लीटर 1 लीटर का। और ताक और दही की भी व्यवस्था है ऐसे, पर वो कुछ कुछ समय पर आता है। पर दूध हम कंटिन्यूसली, दूध, अंडा, न्यूज़पेपर, ये 3 चीज़ हम ऐसे लगा सकते हैं वहाँ पर महीने के हिसाब से। ये रोजाना मिलती? हाँ, रोजाना मिलती है हमें, और हम महीने के हिसाब से इसे लगा सकते हैं। अच्छा। जिसका मूल्य हमारे जो मनी ऑर्डर करते हैं, हमारे परिवार के लोग मनी ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारे वहाँ के खाते में जमा होता है।
UTR नंबर के हिसाब से। अच्छा। तो उसमें से फिर वो चीज़ें फिर माइनस करते हैं और जब भी कैंटीन लगती है तो पर्चा छूटता है। अच्छा, तो ये आप जो बोल रहे हो कि कैंटीन लगती है, तो ये कैंटीन का कुछ समय होता है, कितने दिनों में लगती है? समय होता है, जैसे कि सेंट्रल जेल्स में ये महीने में 2 बार लगती है। अच्छा। अभी सुनने में आया कि कुछ कुछ जगह पर महीने में 4 बार भी मिलती है, वीकली मिल रही है करके, पर वर्धा जेल में महीने में 1 बार मिलती है। अच्छा, तो ये महीने में 1 बार जो मिलती है, इसमें ऐसे कुछ प्रमुख वस्तुएं मिलती है जो जीवनावश्यक है, या बाकी भी सारी चीजें ऐशो आराम की मिलती है? नहीं, ऐशो आराम की ऐसी कोई चीज तो मुझे नहीं लगता मिलती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ सामग्री क्या क्या रहती है। आपको बताया इससे पहले भी मैंने कि खाने की जो बहुमूल्य चीजें बोल सकते हैं हम, कि जो किसी किसी के रूटीन में एडेड रहती है। जैसे कि कोई तीखा खाना पसंद करता है तो वो अंबरी डालकर खा लेगा। कोई ठेसा खाता है, जैसे मराठी, अब मराठवाड़ा से और विदर्भ साइड में, जैसे इधर में हर किसी को अलग अलग टेस्ट का ये है। और हमारे इधर तीखा खाने की जैसे प्रथा ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो इस हिसाब से ठेसा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। और जैसे आप अंदर जब आ रहे हो साथ में, तो सभी को नहीं जानकारी होती है कि कुछ चीज़ें जो वस्तुएं होती है हमें साथ ले जानी। जैसे मैं साथ में, हमें बताया था किसी जानकार लोगों ने कि साथ में ब्रश लेकर जाओ, नहाने की जो सोप होती है वो लेकर जाओ साथ में। तो हम ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत लेकर गए थे, पर हर कोई लेकर नहीं जा सकता, जिन्हें जानकारी नहीं होती वो ऐसे ही जाते हैं। तो उनके लिए हर कैंटीन में ये हर महीने मिलता है। जैसे ये सब चीज़ें हमें जो भी आवश्यक होती है हमारे डेली रूटीन में, जो भी चीज़ों का हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, नहाने की सोप हो गई है, हमारे बर्तन के लिए जो हम वहाँ पर खाने के बाद में जो वॉश करते डिश वॉश, तो वो सब चीज़ें मिलती है। शैम्पू, निरमा, डिटर्जेंट, जो भी चीज़ें रहती है ये सब हमें वहाँ पर कैंटीन द्वारा मिलती है, जिसका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। तो मूल्य की बात कर रहे हैं, ये हमारे जैसे हम लोग कुछ बाहर कुछ परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या यह मूल्य और वहाँ का मूल्य सही का होता है? समान होता है कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे यहाँ पर हल्दीराम का ब्रांड बिक रहा है, वो चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको हल्दीराम का ही मिले। तो हो सकता है जो क्वांटिटी हमें हल्दीराम की 10 रुपये में आ रही है, तो वो वही पैकेट दूसरा इसमें 15 या 20 रुपये का आता है। तो ऐसा चलते रहता है। तो जिस समय हम गए थे, तो उस समय उसी दिन हम जिस दिन MCR हुए, तो उसी दिन कैंटीन मिल चुकी थी। तो हमें 1 महीना प्रतीक्षा करना पड़ा था कैंटीन मिलने के लिए। तो वो 1 महीना जो बीता वो बहुत ही यादगार रहा कि कैसे चीज़ों को बचा कर, जैसे हम यहाँ पर रहते तो हम जैसे जिस हिसाब से घर में रहते, हमारे इस यहाँ पर जैसे रह रहे हम, तो हम किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते कि सोप लगा रहे तो इतनी लगा रहे। तो वहाँ पर हर चीज़ को बचा बचा कर कि ये इतने दिनों तक के चलाना है, तो ये चीज़ वहाँ से सीख कर आए। यानी कम में बम, जिसको हम लोग बोल सकते कम हैं। में बम कह सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें जिस तरीके से चल रही थी साहिल जी अंदर में, तो ये आपके लिए एक एडवेंचरस भी था, डरावना माहौल भी रहा होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको घर की यादें, इमोशनल थिंग्स भी हुई होगी। आपको जब अंदर गए तब ऐसा कभी नहीं लगा कि यार मैंने जो भी किया गलत किया, बेवजह मैं अंदर आ गया, ऐसा कभी माइंड में आया? गिल्ट होता है ये सब चीज़ों का, पर जब ये सब चीज़ें वास्तविकता जिस प्रकार थी कि स्वभाव में रहती है सभी के, कि अब घर की याद आना और ये सब आना, तो वहाँ पर इमोशन छुपाने भी पड़ते हैं। वो तो ऐसा कोई नहीं होगा वहाँ पर जो 96 में से एक, 95 में से एक छोड़कर भी कोई ऐसा नहीं होगा जो घर को याद नहीं करता होगा। घर की याद सभी को आती है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो गिल्ट ऐसा रहता है कि आता है मन में कि काश उस समय पे ये हो गया रहता, वो हो गया रहता, टाल दिए रहते। पर मेरे साथ जिस प्रकार की घटना हुई, तो मैंने ये सब चीज़ों को पहले भी टालना ही चाहा है। 3 से 4 बार ऐसी प्रतिक्रिया हो चुकी है कि मैंने टालना चाहा है या वो स्पॉट छोड़कर मैं चले गया। तो इस बार भी वैसा ही हुआ था साथ में, पर वो व्यवस्थापूर्ण करना पड़ा मुझे, क्योंकि आज वो सब मैं अगर नहीं करता तो मुझे ज़्यादा मार पड़ती, तो हो सकता कि मैं क्रिटिकल कंडीशन में रह सकता। जो भी होता आगे का मैं नहीं बता सकता, पर उस चीज़ का गिल्ट कुछ समय का रहता है। पर ये सब बातें भी ध्यान में रखते हुए वो सब नहीं आता है। पर ये सब लगता है कि क्राइम की दुनिया में नहीं है कुछ। बाकी सब भी जो इंटेंशनली जो क्राइम कर चुके हैं, उन्हें भी इस चीज़ का प्रतिदिन एहसास होता है कि क्राइम में कुछ नहीं रखा है।
प्रशासन, देश की अपनी कानून व्यवस्था जिस प्रकार है, और अभी तो बीएनएस धारा के तहत तो और आने के बाद में बदलाव हुए, तो कुछ चीज़ों में तो और ज़्यादा डिसिप्लिन बढ़ा है उस चीज़ को लेकर। तो गिल्ट तो रहता है मन में बाकी सब बातों का, पर बाहरी दुनिया में से मेरा जैसा अनुभव रहा है कि बाहरी दुनिया में एक इंसान भटकाव का जीवन जीता है। जैसे मेरी जो एज है इस समय पे युवा तो अधिक भटका हुआ है अभी नशे की ओर, जैसे ज़्यादातर लोग बढ़ रहे हैं, एडिक्शन की ओर जिस प्रकार से जा रहा है ज़माना। तो मेरा जिस प्रकार से वहाँ का अनुभव रहा है, तो मैंने वहाँ पे सात्विकता को देखा है कि वहाँ पर नेगेटिव बात करने वाले 20-25% लोग मिलेंगे आपको, पर 75% आपको लगेगा कि आप इनसे पहले मिल चुके हो। क्या बात है। आपने अभी उल्लेख किया कि युवा ड्रग्स की ओर जा रहे हैं या सारी चीज समझ रहे हैं, तो क्या जेल के अंदर में भी हमने सुना है कि सारी ऐशो आराम की चीजें मिलती है, नशे वाली चीजें भी मिलती है, क्या इसमें कितनी बात सत्यता है? नशे वाली चीज़ों से संबंधित जैसे हम कह सकते हैं कि कैंटीन में तो हमें तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट्स मिलती है कि जिन्हें लत हो सकती है, लत ही कहते हैं उसे, जिन्हें लत होती है तो उनके लिए बीड़ी बंडल, ये सब चीज़ें मिलती है साथ में। तो एक कहावत अंदर में सुना है मैंने कि जब तक बीड़ी और तंबाकू जेल में मिलेगा तो बाहर से बंदी गांजा ला सकेंगे। और ये सब चीज़ें मैंने मेरे आंखों से देखी है कि जिस प्रकार वो लेकर आते हैं, तो चेकिंग तो पूरी होती है गेट पर, चेकिंग नो डाउट कि वहाँ पर कोई कमी रहती है, पर तिगड़म कैसे भी लगाकर जो लतखोर होते हैं, हम ऑब्वियसली उन्हें लतखोरी कहेंगे, जो लत की ओर प्रवृत्त है, लत की दिशा में जो चल रहे हैं, तो वो सब जुगाड़ ऐसा ऐसा लगाते हैं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित तो ऐसे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है करके। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि तिगड़म लगाया जाता है, ऐसा क्या तिगड़म होता है जिसके यानी प्रशासन की नजरों से छुपा कर भी वो चीजें अंदर आती है और अंदर आने के बाद में उसका आनंद लिया जाता है? तिगड़म ऐसी होती है कि कंचे चलते हैं जेल में, अंदर में जिस प्रकार से गांजा लाया जाता है ना, तो वो कंचे बनाकर लाते हैं। कंचे ला, तो आप सोचोगे कंचे लाए कैसे जाते हैं? पहला तो सवाल मेरा यह है कि कंचा क्या होता है? कंचा होता है इस प्रकार की, गांजे को एक पॉलीथीन में रोल बनाकर उसका सर्कल ऐसा कंचे जैसा बना देते हैं। अच्छा। सरफेस उसका गोल कर कर उसे कंचा बना देते हैं, और वो कंचा लेकर आते हैं। वो जैसे मनुष्य का जो शरीर है, शरीर में कई प्रकार के छिद्र दिए हुए हैं, तो वो उस प्रकार के छिद्रों का सही उपयोग करते हैं उनकी तिगड़म लगाकर उनके व्यसन को पूर्ण करने के लिए। ये भी देखिए कि जो पेट के अंदर खाकर लाते हैं और फिर बाद में उल्टी कर कर निकालते हैं, यानी खाई हुई चीज बाहर निकाली जाती है। हाँ, और उसके बाद में उसका इस्तेमाल होता है। तो पैकिंग उनकी प्योर हाइजीन होती है, ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ में वो पैकिंग कर कर लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें सालों से चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। प्रशासन भी नज़रों में होता है। अभी तो जैसे लाइव सीसीटीवी चलते हैं, तो सीसीटीवी के सामने जैसे अभी सर्कल जेलर बैठते थे, कुछ इंचार्ज की ड्यूटी रहती है उसके सामने में, कुछ रात के समय पर पहरेदारी के लिए भी आते हैं। तो सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, पर जिस प्रकार की ये सब चीज़ें चल रही है, तो कहीं ना कहीं जिन्हें इंचार्ज बनाया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो लतखोरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो ये सब चीज़ों को मैनेज कर कर लेते हैं कि मेरा भी काम हो रहा है, मैं क्यों इस चीज़ पर ध्यान दूँ। पर जिन्हें इस चीज़ से तकलीफ होती है, तो उनके तरफ में जैसे कोई दायित्व नहीं है। जैसे मैं एक बंदी हूँ, मैं अभी अभी गया हूँ, पर जैसे गांजे का जो धुआं उठता है, तो उससे जैसे घुटन हो रही है मुझे, मैं अगर बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल सकता हूँ। उसका कारण ये है कि जैसे इंचार्ज अगर उसके फेवर में होगा, इंचार्ज वो फेवरेबल है उस चीज़ को लेकर, और वो भी उस लत का अधीन है, तो वो टारगेट करेगा मुझे। और फिर बाकी सब चीज़ों को लेकर, जैसे कि हर एक बैरक का उन्हें डेटा देते रहना पड़ता है कि बैरक में कैसी गतिविधि चल रही है, किसका व्यवहार कैसा है, कौन डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है, कौन आर्ग्यूमेंट करता है, बाकी सब चीज़ों गलत चीज़ों को लेकर। मैनुअल के हिसाब से आप अपने अधिकार के लिए जब गिनती आती है, तो उस समय पर आप उठकर अपना प्रश्न रख सकते हो। और जब जैसे वर्धा जेल में मैंने एक खासियत देखी
कि सुपरिटेंडेंट का रोज राउंड रहता है, 10:15 से 10 के बीच में रोज राउंड रहता है, तो उससे पहले पूरी साफ सफाई करवानी पड़ती है जो बैरक इंचार्ज करते हैं। साहिल जी, आपने बोला कि अंदर में बहुत सारी चीजें आती है और कुछ गलत काम भी होते हैं, तो आपने कभी ये सारी चीजों का सामाजिक दायित्व समझ के कभी विरोध नहीं किया? विरोध करना चाहा मैंने, पर जिस प्रकार फिर बाद में पता चला कि प्रोवाइड करवाने में कहीं ना कहीं, जैसे पूरे प्रशासन को तो हम नहीं कह सकते, पर कुछ जो है अपने दायित्व का सही से संभाल नहीं रहे थे। अब मैं वहाँ पर खुद एक क्राइम कर कर गया था, तो उन्हें मैं अपने दायित्व का याद दिलवा कर कहीं ना कहीं मैं उनसे उस प्रकार की आर्गुमेंट नहीं कर सकता था। बहस बढ़ती थी, बहस बढ़ने के बाद, और मेरा ये पहला समय था, तो जिस प्रकार मैंने देखा कि वहाँ पर जो ऐश है वो है मुखबिरों की। मुखबिर हम उसे कहते हैं कि जो ऐसे जो कुछ अधिकारी रहते हैं, बड़े लेवल के नहीं रहते, कुछ सामान्य रहते हैं ऐसे, जो मैनेज वाली स्थिति को लेकर चलते हैं। मैनेज वाली स्थिति मतलब ऐसा सुना है मैंने, देखा भी है बात की सब चीज़ों के लिए, जैसे अंदर में खर्रा नहीं ला सकते तो खर्रे के लिए कुछ मूल्य देकर आप अंदर बुलवा सकते हो। साथ वाले जैसे कुछ लोग खाते भी थे उस चीज को लेकर। ऐसे क्या मूल्य देना पड़ता था मुखबिरों को, ऐसा लगता आपको? मुखबिरों का मूल्य खर्रा था। मुखबिरों में आते थे जिन्हें इंचार्ज का दायित्व सौंपा गया था, जो अंडर ट्रायल थे, तो उन्हें जैसे गेट ड्यूटी दे दी। गेट ड्यूटी इन द सेंस हम ऐसा कहेंगे कि जैसे 8 और 9 नंबर बैरक है, तो उस साइड जाने के लिए बीच में गेट रहता है जो 7 नंबर की ओर जाता है, फिर 7 नंबर क्रॉस करके हम सर्कल की ओर बढ़ते हैं आगे। तो जो गेट पर बैठने वाले रोल जो रहते थे कुछ बंदी, तो उनके साथ वाले जो कुछ छोटे लेवल के अधिकारी जो बैठे रहते थे वहां पर, जिन्हें सुरक्षा का काम दिया था, तो उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी साठगांठ चलती थी ऐसे, जो दिख कर पड़ती थी। और जेल प्रशासन भी अच्छी तरीके से जानता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ही है। पर उस समय पर हम आवाज इसलिए नहीं उठा पाए कि अब आवाज उठाने के लिए साथ में समूह चाहिए, तो यहाँ के लोगों में उस प्रकार की एक जागरूकता नहीं दिखी कि जैसे मैनुअल के हिसाब से देखा जाए तो बंदी का समय 6 बजे, यहाँ 4:45 बजे हो जाती थी, फिर बाकी सब चीज़ें गिनती आती थी 6 सवा 6 के बीच में, पर उस चीज़ को लेकर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कभी। तो एक समय ऐसा है कि खाने को लेकर एक जैसे हम कहेंगे पालक वगैरह जैसे हरी सब्जियां रहती है, तो उसी प्रकार की एक राजगिरे टाइप कुछ सब्जी थी, मुझे अभी तक के नहीं पता चला कि वो सब्जी क्या थी। तो उसमें कांटे जैसी कोई चीज आ गई थी ऐसे, तो उसको लेकर मैंने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट करने के बाद में उसमें सुधार भी आया, उस बात को लेकर मुझे सराहा गया, और उसमें सुधार करने के बाद में फिर वो कंप्लेंट दोबारा नहीं मिली मुझे, मेरे व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ मैं। बाकी सब तो कंप्लेंट करने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए वहाँ पर इतने वर्धा के, मतलब वहाँ पर आप देखोगे कि हम जैसे कह सकते हैं यहाँ की सामान्य भाषा में गोर गरीब जनता, क्योंकि गाँव में भी आजकल ऐसी केसेस देखी जा रही है कि जहाँ पर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है नागरिकों द्वारा। ऐसा दुरुपयोग कि जैसे किसी का आपसी विवाद है, आपसी विवाद के चलते वो महिला को सामने करके सामने वाले जो आरोपी जो बनते हैं उनके ऊपर में छेड़छाड़ का आरोप लगाना। जैसे पहले आईपीसी थी तो उनके ऊपर में 54 की धारा लगती थी, कुछ ऐसे झूठे आरोपों में भी फंसाया जाता है लोगों को। तो लोग सब अपनी मानसिकता के हिसाब से वहाँ पर कोई टेंशन में रहता है, कोई अलग इसमें रहता है, तो वो नहीं चाहते कि ये सब चीज़ों में फंसे। पर मेरी प्रवृत्ति जिस हिसाब से रही है कि मैं शुरुआती दौर से ही संगठन से जुड़ा हूँ, बाकी सब चीज़ें रही है, तो एक छोटी सी लीडरशिप रही है मुझ में, तो बाकी सब चीज़ों को लेकर मैंने स्टैंड लिया है व्यक्तिगत रूप से जैसा ले सका हूँ मैं। किसी को समूह बनाकर वहाँ पे मेरा ये इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर राजनीतिक कुछ करूँ या ऐसे सब मुद्दे उठाऊं, कि जिसको चलते कहीं ना कहीं अब वर्धा प्रशासन जो है उसका एक नागरिक हूँ, तो मैं उसका कहीं ना कहीं एक खिल्ली ना उड़ाऊं। जैसे बाहर से कुछ लोग आए थे तो प्रशासन की ओर से फायदा तो लेते ही थे, जिनसे मित्रता हुई थी मेरी, पर वो वर्धा जेल को लेकर उनकी भ्रांतियाँ ऐसी थी कि बाकी सब जैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते थे कि बस्तर जेल है, ये सब चीज़ें वो इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ का प्रशासन उन्हें टाइट मिला, सुविधा उन्हें जो सरकार द्वारा मिलनी चाहिए थी वो मिली। प्रशासन इस प्रकार टाइट मिला कि बाकी सब जगहों पर
जैसे बोलते हैं डाक गिरना मतलब, आप पूछोगे इस पर प्रश्न, डाक गिरना ये तो मेरे लिए पहली बार सुनने जैसी है। पहली बार सुनने जैसी है। तो इस प्रकार डाक गिरना बोलते हैं कि जैसे जेल बाउंड्रीज से कुछ जो भाई लोग रहते हैं जिनकी बाकी छोटे मोटे अधिकारियों से साठगांठ रहती है, तो वो कुछ चीजें फिकवा देते अंदर पहले समय पर। इस समय तो बिल्कुल देखने नहीं मिली, और अंदर में सुनने में आया कि जिस प्रकार से अभी के सुप्रीटेंडेंट्स आए हैं, बाकी सब चीजों में बदलाव आया है, और अभी गोल पेशी से सब डरते हैं। गोल पेशी का अर्थ ऐसा है कि जो भी आप कुछ ऐसे फॉल्ट में मिलते हो तो आपको सर्कल में नाम आपका अनाउंस करके बुलाया जाता है, और अगर आपके कुछ जैसे आप डिसिप्लिन में नहीं दिखते हो, नाखून बड़े हो, ये वो, तो आपका वो सब मुलायजा फिर से होता है, और साथ में फिर प्रशासन द्वारा कुछ प्रसाद मिलता है आपको जिसके लिए आप वैसी चीजों के लिए प्रवृत्त नहीं होते हो। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर वो लोग वर्धा जेल की बुराई करते थे, तो उनसे भी बहस होती थी। फिर मैं उन्हें भी मजाक में कहता था कि इस सुविधा का आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो इसीलिए आप शायद कह रहे होंगे। तो साहिल जी, आपने जो सारी चीजें बताई ये मेरे लिए और जिस तरीके से सोसाइटी सोचती थी इनके लिए काफी बहुत सारी चीजें अलग अलग या अनकही और अनबिलीवेबल चीजें भी थी इसमें। तो ये सारी चीजों के अंत में आप क्या कहना चाहोगे एक समाज के लिए, प्रशासन के लिए और युवाओं के लिए? जैसे सुनी सुनाई बातों पर और वास्तविकता पर दोनों में बहुत अंतर है। तो वास्तविकता जिस प्रकार से देखा मैंने, तो सुनी सुनाई बातें कुछ ही मेल खाई, जिसमें से कुछ 10% 100 में से मेल खाई होंगी। बाकी मैं प्रशासन से तो मेरी यही विनती रहेंगी कि जिस प्रकार की अंदर में गतिविधियां चल रही है गांजे को लेकर, बाकी फिर जो कुछ जो प्रशासन के ही लोग हैं, कुछ उनके द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है, जिनका शायद ड्यूटी से ज़्यादा जिनके लिए पैसा बढ़कर है, तो उनके ऊपर प्रशासन गौर करे, ये मेरी विनती रहेंगी। और बंदी और कैदी से ज़्यादा जिन जो इंचार्ज दिया हुआ है, जिनके हाथ में जो दायित्व दिया हुआ है, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं हम मुखबिर लगा सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन का मुखबिर हम इंचार्ज को कहते ही है, ऑफिशियली है वो। पर मेरे हिसाब से अगर हम गतिविधि को रोकने के अगर अधिक प्रयास करना चाहते हैं, तो हम उन इंचार्ज के लिए भी मुखबिर रख सकते हैं जो निर्व्यसनी है। निर्व्यसनी हमें पता ही चल जाता है, जैसे लाइव फुटेज चलती है, बाकी सब चीज़ें चलती है, और बाकी भी लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा पता कर कर एक मेरा छोटा सा एक सजेशन रहेगा, विनती रहेंगी प्रशासन की, कि हम इस प्रकार से रोक लगा सकते हैं। और सामान्य जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि सामान्य जनता कोई भी क्राइम तो करना नहीं चाहती है, पर कभी भी अगर ऐसी उनके ऊपर में परिस्थिति बनती है तो इस बात को लेकर डर ना करे, क्योंकि जैसे हफ्ते में 2 बार हम मुलाकात ले सकते हैं। एक पारिवारिक मुलाकात रहती है और एक वकील मुलाकात रहती है, तो वकील से भी हम कुछ ना कुछ हमारे केस के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। परिवार के लोग हफ्ते में 1 बार मिलते हैं, जो काफ़ी कम समय रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सामान्य नागरिक से कि जितना हो सके इस परिस्थिति से बचे, पर परिस्थिति आ ही जाती है, क्योंकि अब निर्माता जो करवाना चाहते हैं वो करवा कर ही रहते, पत्ता भी उनके मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो उस परिस्थिति के लिए अगर यदि तुम्हें भगवान ने चुना है, तो उसका सामना करने के लिए, जैसे आप भगवान के अगर प्रियजन हो, तो आप तो डिसिप्लिन में रहना जानते हो। डिसिप्लिन में रहने के बाद में बाकी सब चीज़ों की, जैसे घर परिवार की याद तो हमें आती है, तो उसी के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस सब चीज़ों को जितना टाला जा सके टाले। पर अगर हम फिर भी फंस जाते हैं तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की मानसिकता है कि अंदर में, जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है, बॉलीवुड जो सबसे गंदी चीज़ मैं मानूंगा, कि जिसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे है कि वो बड़ा चढ़ाकर हर चीज़ को बताते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अंदर में कोई बैरक में कोई भाई ये या किसी गैंगस्टर का राज है। अंदर में सिर्फ प्रशासन का राज है, की जाती है, सभी से उनकी तकलीफ़ें पूछी जाती है। जिस प्रकार से सुपरिटेंडेंट राउंड होता है, तो उन्हें जैसे मेडिकल कुछ इमरजेंसी रही, कुछ रही, तो उसके लिए हम रह सकते, तो जनरल ओपीडी चलती है जेल के अंदर ही, जो हमें प्रतिदिन हम वहाँ पर जाकर अपनी जो भी समस्या है छोटी मोटी वो हम बता सकते हैं। तो सामान्य नागरिक से मेरा यही उनसे आग्रह रहेगा कि जेल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर में कुछ अत्याचार होंगे
जैसे कुछ समय पहले चले बहुत सारे अत्याचार, जैसे कोई कमजोर रहता था उसके ऊपर में काम बताना, ये करना, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है। प्रशासन द्वारा तुम्हें जो काम दिया जाता है वो हम कर सकते हैं और हमें करना होता है। बाकी सब चीज़ों का या किसी गैंगस्टर से डरने का या किसी भाई से डरने की कोई वहाँ पर ये बात नहीं बनती है। प्रशासन ही वहाँ पर भाई है और प्रशासन के अंडर में सब वहाँ पर अच्छे से चलता है और अच्छे से एक अनुशासनबद्ध पूरा काम होता है। जो जानकारी आपने दी ये अनसुनी अनकही थी, और जो भी आपने हमें सहकार्य किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आपका संपूर्ण जीवन ये आनंददायी हो, ये प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पलाश भाई। मुझे जो जानकारी देने के लिए जो आपने अवसर दिया है उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपके चैनल जनसंग्राम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जिस प्रकार आपने जनता, सामान्य जनता को जो जागरूक करने के लिए उद्देश्य से जो ये विषय रखने का और जो चर्चा सत्र हमारा लिया है उसके लिए भी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा।